गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ए 601, बी 300, सी 330 या फिर डी 407। तो इसका राइट आंसर है ए 601। अगला क्वेश्चन है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है ए 448 ईस्वी, बी 499 ईस्वी, सी 613 ईस्वी या फिर डी 634 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है डी 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 प्लस 78 यानी कि 634 होगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था ए काशी, बी अयोध्या, सी प्रतिष्ठानपुर या फिर डी श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर है सी प्रतिष्ठानपुर। अगला क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरस्पुर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी कन्नौज। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा व ग्रह वर्मा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं ए हरिसेन, बी कल्हण, सी कालिदास या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी कल्हण। इसकी व्याख्या देखेंगे, हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हण कीर्ति राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है क्योंकि ये हर्ष के पूर्व के काल के हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है ए आर्यभट्ट ने, बी बाणभट्ट ने, सी विष्णुगुप्त ने या फिर डी परिमल गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर है बी बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखन अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग या फिर डी थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर है ए कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज या फिर डी राजगृह। तो इसका राइट आंसर है सी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था ए कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी थानेश्वर तथा वल्लभी में या डी वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका राइट आंसर है ए कन्नौज तथा प्रयाग में। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था ए काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या या फिर डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है बी प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने
या विक्रमादित्य द्वितीय ने? तो इसका राइट आंसर है बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए, कीर्तिवर्मन द्वितीय ने, बी, विक्रमादित्य द्वितीय ने, सी, पुलकेशिन प्रथम ने, डी, पुलकेशिन द्वितीय ने? तो इसका राइट आंसर है डी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? ए, 612 ईस्वी, बी, 618 ईस्वी, सी, 622 ईस्वी, या फिर डी, 634 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर है बी, 618 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध और असंभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की हार हुई। अगला क्वेश्चन है, कवि वाण निवासी थे? ए, पाटलिपुत्र का, बी, थानेश्वर का, सी, भोजपुरा का, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। वाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए, चंद्रगुप्त तृतीय, बी, सम्राट हर्ष, सी, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर डी, चंद्रगुप्त प्रथम? तो इसका राइट आंसर है बी, सम्राट हर्ष। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र के स्थलों को देखने एवं पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए, फाहियान, बी, ह्वेनसांग, सी, इत्सिंग, डी, तारानाथ? तो इसका राइट आंसर है बी, ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा, व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर के लिए चुनिए। तो इसका राइट आंसर है बी, सेकंड और थर्ड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? ए, ताइसुंग ने, बी, तुंगकुआन ने, सी, कुएनवू ने, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है डी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं ने भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वो वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ए, वाराणसी, बी, मथुरा, सी, पाटलिपुत्र, या फिर डी, कांची? तो इसका राइट आंसर है बी, मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है? ए, कपास के लिए, बी,
सन के लिए, सी रेशम के लिए, या फिर डी ऊन के लिए? तो इसका राइट आंसर है सी रेशम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, या फिर डी नालंदा? तो इसका राइट आंसर है डी नालंदा। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी सीयू की रचना? तो इसका राइट आंसर है डी सीयू की रचना। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयू की कहा जाता है। ह्वेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है, क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफी जानकारी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? ए फाहियान, बी सुंगयुन, सी ह्वेनसांग, डी इत्सिंग? तो इसका राइट आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग बौद्ध था। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ए फाहियान, बी अलबरूनी, सी मेगस्थनीज, या फिर डी ह्वेनसांग? तो इसका राइट आंसर है डी ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 405 ईस्वी में, बी 335 ईस्वी में, सी 637 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है डी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 672 में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के रूप में हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, बी प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला वही, सी विनिमय पत्र, या फिर डी सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश? तो इसका राइट आंसर है सी विनिमय पत्र। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुका कर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्र माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए फोकोकी, बी इंतु, सी सीयूकी, या फिर डी सीकियापोनो? तो इसका राइट आंसर है बी इंतु। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु तथा थियान्तु नाम से किया है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सिथियंस, या फिर डी मुगल? इसका राइट आंसर है ए। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए नालंदा,
बी उदयंतपुरी, सी विक्रमशिला या फिर डी भांजा। तो इसका राइट आंसर है ए नालंदा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में या फिर डी बिहार में। तो इसका राइट आंसर है डी बिहार। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धार या फिर डी देवगिरी। तो इसका राइट आंसर है ए कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, कथन ए सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। आर इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। सेकंड है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उससे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो इसका राइट आंसर है डी, ना एक और ना दो, इनमें से दोनों क्या है, सही नहीं है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तथा 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पहला है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबूजीद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया। दूसरा है, सांबरपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य तत्व है? पहला है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा है, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो इसका राइट आंसर है बी, सेकंड और थर्ड। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बुद्ध चरित में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ तथा राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। बी, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। सी, उन्होंने प्रयाग के तीर्थ राज नाम दिया। या फिर डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इसका राइट आंसर है सी। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ए, कश्मीर में, बी, केरल में, सी, आंध्र प्रदेश में या फिर डी, पश्चिमी बंगाल में। तो इसका राइट आंसर है बी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ए, श्रृंगेरी द्वारका जोशीमठ प्रयाग, बी, द्वारका जोशीमठ प्रयाग कांची, सी, जोशीमठ द्वारका पुरी श्रृंगेरी, डी, पुरी श्रृंगेरी द्वारका वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? ए, पुरी, बी, द्वारका, सी, मानसरोवर या फिर डी, रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर है
सी, चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा चार धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, हरिसेन हर्ष। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रही सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। अन्य विकल्प। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि एवं नवरत्नों में से एक थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए फोटो को सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।